नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, हमारी जो एमसीक्यू सीरीज़ है, आज उसका पार्ट नंबर 31 है। ये जो एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है, ठीक है, इससे पहले था बहुत दिनों से हमारी चली आ रही है, ठीक है। लास्ट हम 30 लेक्चर इसके अंदर पढ़ चुके हैं। जो भी स्टूडेंट किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अभी एपको एजीटी मेंस है, तो उन सभी जो एमसीक्यू सीरीज़ हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाना, प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा जनरल एग्रीकल्चर जो है एमसीक्यू वाली, उसके अंदर लगभग 107 वीडियो हैं। तो आप वो जितनी भी अभी तक हमने आज तक डाली हैं, सारी वीडियो को आप एक बार देख लेना, आपके क्वेश्चन डायरेक्ट वहाँ से आपको एग्जाम के अंदर मिलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सपोर्ट करें, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है बिल्कुल फ्री के अंदर। चलिए दोस्तों, अगर जो स्टूडेंट एपको एजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन 4 से 5 दिनों के अंदर, अभी 25 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, इन 4-5 दिनों के अंदर आप 2500 एमसीक्यू लगाना चाहते हैं एक जल्दी एक बार, है ना, 5-6 दिन के अंदर, तो आप 99 रुपये के अंदर आप ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको 2500 एमसीक्यू मिलने वाले हैं, ठीक है। और जो स्टूडेंट एपको एजीटी यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका जो बैच है आज जनरली स्टार्ट होना था, संडे था लेकिन नहीं हो पाया, मंडे से स्टार्ट होगी इनकी क्लासेस, जो है मंडे से चालू हो जाएंगी, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, स्टडी मटेरियल, सारी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, आप अगर किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा विजय फॉर बैच ले सकते हैं, जिसके अंदर सभी एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है दोस्तों। या फिर आप एफसीआई का बैच भी ले सकते हैं। आईबीपीएस एएफओ का नया बैच 25 जून से स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, तो आप ये ले सकते हैं। 25 जून से आईबीपीएस एएफओ का नया बैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, 25 जून से। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, कंटूर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इज डन। कंटूर कल्टीवेशन कहाँ करते हैं? ऑन प्लेन लैंड, अलोंग द स्लोप ऑफ लैंड, ऑन स्टीप स्लोप या अक्रॉस द स्लोप लैंड। तो हम कंटूर कल्टीवेशन का करते हैं ऐसे। कंटूर आप जानते हो ढलान, ठीक है, ये पहाड़ है अपना, हाँ याना इस प्रकार से, तो ये यहाँ पर करते हो अक्रॉस द, तो आंसर अक्रॉस द स्लोप ऑफ लैंड। तो याद रखना, ये एग्जाम में बार बार आता हुआ है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि कंटूर कल्टीवेशन कहाँ किया जाता है, कहाँ किया जाता है, तो अक्रॉस द। चलिए नेक्स्ट है क्रॉप टॉलरेंट टू सैलिनिटी, ठीक है। कौन सी क्रॉप जो होती है सैलिनिटी को टॉलरेंट कर सकती है? शुगर बीट है, ग्राउंडनट है, चिकपी है, सिट्रस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? शुगर बीट। इसके अलावा और एग्जाम्पल कौन कौन से है? जैसे वार्ले आप याद रखेंगे, आप कॉटन को याद रखना है, मस्टर्ड को आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद ढैंचा आपको याद रखना है, ढैंचा। इसके बाद आप पालक याद रख सकते हैं। देन इसके बाद आप याद रख सकते हैं ना खसग्रास। ये इतनी सारी जो क्रॉप्स हैं, हाँ, ये अलग अलग मैंने आपको बताइए, ये सारी सैलिनिटी टॉलरेंट क्रॉप्स होती हैं। क्लियर है? बार्ले है, कॉटन है, मस्टर्ड है, ढैंचा है, पालक है, शुगर बीट है, दीज आर द डिफरेंट सोइल सैलिनिटी टॉलरेंट क्रॉप्स होती है, ठीक है ना। देखो सोइल सैलिनिटी का मतलब क्या होता है? सोइल सैलिनिटी जो होती है ना, सोइल सैलिनिटी का मतलब ये होता है कि ऐसी सोइल जिसका जो पीएच होता है ना, पीएच ग्रेटर देन, तो क्या होता है 7, ठीक है, 7 से लेकर 8.5 के बीच में होता है ना, इसका जो पीएच होता है सैलाइन सोइल का जो है पीएच 7 से लेकर 8.5 होता है। इसका जो ईसी होता है ना, ईसी इज ग्रेटर देन 4 होता है, और इसका जो ईएसपी होता है ना, वो लेस देन 15 होता है। ईएसपी कितना होता है? लेस देन 15 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है? द बेस्ट मेथड टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ शुगर कैन, ठीक है। आपको अगर शुगर कैन की हार्वेस्टिंग करना है तो प्रॉपर क्वालिटी आपको पता होना चाहिए कब करना है। तो हम किसके आधार पर करते हैं? तो आंसर है वृक्ष रीडिंग, ठीक है। किसके आधार पर किया जाता है? वृक्ष रीडिंग के आधार पर क्या करते हैं हम? तो वृक्ष रीडिंग जो होती है, याद रखना कौन सी वृक्ष रीडिंग, जनरली कितनी आती है? 16 से लेकर 18%, ठीक है। कितनी? 16 से लेकर 18 आती है, रिफ्रैक्टोमीटर पर, है ना। हम किससे देखते हैं? रिफ्रैक्टोमीटर पर, ठीक है। रिफ्रैक्टोमीटर पर जो टीएसएस देखा जाता है, टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स, इसके अंदर देखा जाता है। तो वृक्ष रीडिंग 16 से लेकर 18%, एक प्रकार से सुक्रोज की मात्रा देखी जाती है। चलिए वाटर प्रोडक्टिविटी ऑब्जर्व हाईएस्ट। वाटर प्रोडक्टिविटी का मतलब वाटर यूज एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा किस क्रॉप की होती है? मीन्स लेस वाटर के अंदर ज़्यादा अमाउंट में खाना कौन प्रोड्यूस करता है? फूड का जो प्रोडक्शन होता है कौन सी क्रॉप करती है? देखो सबसे लोएस्ट है ना, सबसे हाईएस्ट होती है फिंगर मिलेट की। सबसे हाईएस्ट कौन होता है? फिंगर मिलेट, है ना। कितना होता है? 13.4, ठीक है, केजी हेक्टेयर एमएम आप पढ़ोगे, ये यूनिट होती है ना।
कि सबसे ज़्यादा जो खाना कौन बनाता है, वन के अगर आप बात करोगे कि सेम अमाउंट ऑफ वाटर में, तो सबसे ज़्यादा फूड जो प्रोड्यूस करता है कौन, फिंगर मिलेट है। सबसे हाईएस्ट इसी का होता है, राइस का लोवेस्ट होता है 3.7, याद रखना इसकी लोवेस्ट होती है वाटर यूज एफिशिएंसी। पाइल मिलेट की कितनी होती है, 8.0 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, न्यूट्रेंट एब्जॉर्ब एज बोथ एनाइन कैटन। ऐसा कौन सा न्यूट्रेंट होता है जो एब्जॉर्ब दोनों फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, तो आंसर है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन एक ऐसा फर्टिलाइजर होता है, न्यूट्रेंट होता है जो प्लस माइनस है ना, प्लस के फॉर्म में जो होता है NH4 प्लस अमोनियामाइन और NO3 माइनस नाइट्रेट है ना, इस दोनों फॉर्म में क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। जैसे बोलते हैं हम नाइट्रेट, ठीक है, ये होता है हमारा, और ये होता है हमारा कैटाइन। ये ना प्लस वाला क्या होता है, कैटाइन होता है, जैसे हम कहते हैं अमोनियम आयन, क्या कहते हैं इसे, हम अमोनियम कहते हैं, इसे हम नाइट्रेट। ये हमारा एनाइन फॉर्म होता है, ऋणात्मक है ना, और ये हमारा धनात्मक होता है कैटाइन। क्या होता है, धनात्मक होता है, कैटाइन फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए द टू एलिमेंट विच आर ब्रिंग अबाउट द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द ऑयल कंटेंट ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑयल क्रॉप्स। आपको बताना है ऑयल क्रॉप्स के लिए कौन से तो न्यूट्रिएंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑयल कंटेंट को इंक्रीज करते हैं, तो नाइट्रोजन या सल्फर, जिंक या कॉपर, ठीक है, आयरन मैग्नीज और सल्फर। तो आंसर है सल्फर और मैग्नीज जो होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर है कि ऑयल कंटेंट जो होते हैं इसको इंक्रीज करते हैं ऑयल क्रॉप्स के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है मैग्नीज एंड सल्फर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन SSP, सिंगल सुपर फॉस्फेट जो होता है, SSP हमारा एक फर्टिलाइजर होता है जिसका नाम होता है सिंगल सुपर फॉस्फेट। ठीक है, सिंगल सुपर फॉस्फेट, ठीक है, क्या नाम होता है, सिंगल सल्फर फॉस्फेट होता है। ठीक है, अब ये जो सिंगल सल्फर फॉस्फेट होता है SSP होता है, जिसमें कितना होता है, याद रखना 16% क्या होता है, P2O5 होता है, 19% क्या होता है, कैल्शियम होता है, 12% क्या होता है, सल्फर होता है। ये तीनों कंटेंट इसके अंदर होता है। तो अब यहाँ पर आंसर लगा सकते हैं, सल्फर पूछा जा रहा है तो सल्फर होता है 12%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द न्यूट्रेंट एसेंशियल फॉर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सा न्यूट्रेंट जो होता है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, द न्यूट्रेंट एसेंशियल फॉर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज फॉस्फोरस, है ना, क्योंकि फॉस्फोरस इज द पार्ट ऑफ ATP। ठीक है, ATP फॉर्मेशन में काम आता है, इसलिए एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में कौन आएगा, फॉस्फोरस इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ए टोटल वीट किलर इज, टोटल वीट मतलब जो कंप्लीटली क्या होता है, सारे वीट्स को कंप्लीट मार सकता है, वो ग्लाइफोसेट है। कौन है, ग्लाइफोसेट एक प्रकार का नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड होता है। कैसा होता है, नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड। क्या होता है, नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड होता है। ग्लाइफोसेट इज ए नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड होता है। साल्ट पीटर इज आल्सो नोन, कैसे हम साल्ट पीटर कहते हैं, तो पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है, पोटेशियम नाइट्रेट को हम क्या कहते हैं, साल्ट पीटर कहते हैं, जिसके अंदर पोटेशियम जो होता है 44% होता है K2O, और नाइट्रोजन कितना होता है, नाइट्रोजन 13% होता है। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट को हम साल्ट पीटर कहते हैं, नाइट्रेट कहते हैं। एलिमेंट इज नॉट एसेंशियल, एलिमेंट इज नॉट एसेंशियल बट यूजफुल फॉर राइस। राइस फिर आपको बताना है कि एसेंशियल तो नहीं है लेकिन बेनिफिशियल होता है, यूजफुल होता है राइस के लिए। तो राइस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट देखो ऐसे कौन कौन से होते हैं एसेंशियल, आपको पता है 17 होते हैं, 4 जो होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, यूजफुल, बेनिफिशियल, हाँ, सिवकोना, ये होता है सिवकोना। तो राइस के लिए इसमें से सिलिकॉन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। राइस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सिलिकॉन। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, सिलिकॉन। देखो कोबाल्ट और सोडियम भी है लेकिन आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा सिलिकॉन, क्योंकि राइस के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सिलिकॉन इंपॉर्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मोस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ सॉइल इरोजन इन द कंट्री, कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा सीवियर फॉर्म क्या है, इरोजन का सबसे ज़्यादा मोस्ट सीवियर फॉर्म। देखो जब खतरनाक वाला क्या है, देश के अंदर जो मेन समस्या वो है गली इरोजन, जहाँ पर चंबल वाला जो आपने देखा होगा, चंबल के अंदर हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा लैंड जो है क्या हो गई, डिग्रेडेड हो गई, खराब हो चुकी, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या है, गली इरोजन, है ना। ठीक है, कौन सा है, गली इरोजन, जिसको हम क्या बोलते हैं, अब नाली का, है ना, अपरदन हिंदी में बोला जाता है, अब नाली का अपरदन इसे हम कहते हैं। चलिए द मोस्ट इंपोर्टेंट क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज इन ग्राउंडनट फॉर द वाटर अवेलेबिलिटी। बताओ वाटर अवेलेबिलिटी के लिए ग्राउंडनट, मतलब आपको इरिगेशन करना है तो ग्राउंडनट में किस स्टेज पर हम इरिगेशन करते हैं, कौन कौन सी स्टेजेस जो हैं वाटर अवेलेबिलिटी के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो हम पैगिंग, ठीक है, पैगिंग जो होती है, पैगिंग से लेकर पॉट फॉर्मेशन, ठीक है, याद रखेंगे आप, पैगिंग से लेकर पॉट फॉर्मेशन स्टेजेस फॉर वाटर रिक्वायरमेंट। चलिए द ऑयल सीड हैविंग हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट, कौन सी ऑयल सीड जो हाईएस्ट ऑयल कंटेंट होता है, ग्राउंडनट में कितना होता है, 26% प्रोटीन पूछ रहा है, ठीक है, ना कि, है ना, सनफ्लावर में होता है 40 से लेकर 44% तक। सोयाबीन में कितना होता है, ठीक है,
सोयाबीन के अंदर ऑयल सीड हैविंग द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट, ठीक है, सोयाबीन में लगभग 42% होता है और सैफफ्लावर के अंदर लगभग, ठीक है, 40 से लेकर 45%। देखो अब इसमें आंसर अपने को लगाना है। अब ये रेंज है, ये वाली है ना, ये तो 40 से लेकर 44 तक, 44 से लेकर 45 तक, लेकिन जब इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो सोयाबीन को आंसर मानते हैं। किसको मानते हैं? सोयाबीन को। क्यों? क्योंकि इनमें एक रेंज से 40 से स्टार्ट हो यहाँ तक, लेकिन सोयाबीन में लगभग आपको पता है 42% लगभग होता है, ठीक है ना। हाईएस्ट तो आप देख सकते हैं वैसे सैफफ्लावर के अंदर 40 से लेकर 45% तक क्या होता है? ऑयल सीड एंड द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट वैसे किसमें होता है? इसमें। लेकिन ये रेंज है 40 से लेकर, लोवेस्ट तो 40 होता है कि नहीं। तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन उन्होंने आंसर क्या माना हुआ है इसका? सोयाबीन आंसर। चलिए, द फफी है ना, फ्लफी नेचर ऑफ ब्रेड मेड अप ऑफ द व्हीट। देखो ब्रेड बनाने के लिए गेहूं के अंदर जो है ना एक प्रकार से कैसा स्पंजी नेचर, स्पंजी कहते हैं, फ्लफी मतलब स्पंजी। जैसे आपने जलेबी बनाते समय देखा होगा, जलेबी का जो घोल होता है वो थोड़ा फूल सा जाता है, आपने देखा होगा ना, उसको बोलते हैं फ्लफी नेचर। वो किसके कारण आता है? व्हीट के अंदर जितना ज़्यादा लोच होता है, इलास्टिसिटी होती है, ग्लूटेन कंटेंट जितना ज़्यादा होता है उसके कारण ही होता है। क्या होता है? ग्लूटेन कंटेंट, ठीक है। ग्लूटेन कंटेंट के कारण क्या होगा, ठीक है, याद रखना, ग्लूटेन कंटेंट के कारण वो होता है फ्लोपी नेचर जो होता है ना। तो गेहूं के अंदर जो प्रोटीन होती है उसे हम ग्लूटेन कहते हैं, जो कि 8 से लेकर 11% होती है। कितनी होती है? 8 से लेकर 11% होती है। चलिए, द टर्म फंक्शनल एलिमेंट वाज प्रपोज्ड, द टर्म फंक्शनल एलिमेंट वाज प्रपोज्ड बाय, ठीक है, आपको बताना है कौन सी टर्म फंक्शनल है ना, फंक्शनल एलिमेंट टर्म या फंक्शनल न्यूट्रेंट किसने दी? तो निकोलस, डीजे निकोलस ने, डीजे है ना, इसके आगे आएगा डीजे, डीजे निकोलस ने 1963 के अंदर, ठीक है। किसको उसको कहते हैं? फंक्शनल। तो 17 + 4 इसको बोला जाता है फंक्शनल है, 21 ये फंक्शनल न्यूट्रेंट होते। 17 हमारे क्या होते हैं? एसेंशियल, 17 क्या होते हैं? एसेंशियल, 4 क्या होते हैं? बेनिफिशियल, 4 क्या होते हैं? बेनिफिशियल, और हो गया फंक्शनल 21 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ द मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर। देखो एक रेंज पूछ रहा है, ऑप्टिमम नहीं पूछ रहा है, किस रेंज के बीच में एग्रीकल्चर क्रॉप्स हम कर सकते हैं, रेंज बताना, रेंज नोट है ना, नॉर्मल रेंज, ना कि ऑप्टिमम टेम्परेचर जिस पर ग्रोथ बहुत अच्छी। ऑप्टिमम टेम्परेचर डिफरेंट चीज़ है, जिस पर ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है वो हम यहाँ पर रेंज की बात कर रहे हैं। तो रेंज होगा हमारा 15 से लेकर 4 है ना 40। नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट क्या आंसर देंगे अभी 20 से लेकर 25। ये एक प्रकार से ऑप्टिमम टेम्परेचर जो बेस्ट है, लेकिन रेंज ये पूछ रहा है कि भाई किससे किस टेम्परेचर की रेंज में हम कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो 15 से लेकर 40, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, होलो हार्ट इन ग्राउंडनट इज कोज्ड बाई, होलो हार्ट इन ग्राउंडनट ड्यू टू द बोरोन, कैल्शियम नहीं होता, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि कैल्शियम से होता है, नहीं, कैल्शियम से पॉपिंग होता है। ग्राउंडनट के अंदर कैल्शियम डिफिशियंसी से पॉपिंग होता है, होलो हार्ट ड्यू टू द बोरोन डिफिशियंसी से होता है। ए क्विक सीड टेस्ट कंडक्टेड टू असेस द वायबिलिटी, सीड वायबिलिटी को टेस्ट करने के लिए क्विकेस्ट मेथड कौन सा होता है? टेट्राजोलियम टेस्ट। सीड वायबिलिटी को क्विकेस्ट है ना कौन सा होता है? सबसे तेज तरीका टेट्राजोलियम टेस्ट होता है, ठीक है। 2, 3, 5 इसमें ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया करते हैं। तो टेट्राजोलियम टेस्ट किस लिए करते हैं? तो आंसर है सीड वायबिलिटी। सिलेक्शन ऑफ शुगर कैन सेट्स इन मेड फ्रॉम, देखो अगर आपको शुगर कैन का कल्टीवेशन करना है और सेट लगाना है, शुगर कैन कल्टीवेशन करना है और आपको क्या करना है? सेट्स यूज करना है। तो शुगर कैन प्लांट में जो अपर 1/3 पार्ट होता है ना, टॉप 1/3 पार्ट, ठीक है, शुगर कैन के अंदर जो टॉप 1/3 पार्ट होता है ये, ठीक है, टॉप 1/3 पार्ट जो होता है, ठीक है, इसका यूज किया जाता है। याद रखना, टॉप 1/3 पार्ट का क्या करते हैं हम? यूज करते हैं। किसके लिए? तो आंसर किसके लिए करते हैं? सोइंग के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें ग्लूकोज की कंटेंट ज़्यादा होता है। याद रखना, हाई ग्लूकोज कंटेंट क्या होता है? हाई ग्लूकोज कंटेंट इसके अंदर होता है। क्लियर है? चलिए अगला है द फ्रूट ऑफ द विच ऑयल सीड क्रॉप इज कॉल्ड सिलिकुआ। भाई किस फ्रूट को हम सिलिकुआ कहते हैं? तो आंसर रेपसीड एंड मस्टर्ड के फ्रूट को क्या बोलते हैं? सिलिकुआ। सीसम को हम कैप्सूल कहते हैं। याद रखना, कैप्सूल या पोड जो होता है। सनफ्लावर, सैफफ्लावर जो होता है इनका फ्रूट एकीने कहलाता है, इनका फ्रूट एकीने होता है, ठीक है। रेपसीड एंड मस्टर्ड का फ्रूट क्या होता है? सिलिकुआ होता है और सीसम का कैप्सूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या होता है, व्हाट इज द मीट फॉर क्रॉप लॉगिंग। क्रॉप लॉगिंग कंसेप्ट यूज्ड इन शुगर कैन, ठीक है। शुगर कैन के अंदर आपको पता है ये वाला, हाँ या ना, ठीक है, शुगर कैन, ठीक है, 1935, ठीक है, 90 H.F. क्लेमेंट के द्वारा क्रॉप लॉगिंग कंसेप्ट। हवाई आइसलैंड क्या होता है? एक प्रकार का न्यूट्रेंट स्टेटस पता किया जाता है इन, ठीक है, लीफ के अंदर। लीफ के अंदर क्या करते हैं? न्यूट्रेंट स्टेटस।
ग्राफिकल रिकॉर्ड प्रोग्रेस ऑफ द क्रॉप कंटेनिंग ए सीरीज ऑफ केमिकल एंड फिजिकल मेजरमेंट, कि भैया कितने न्यूट्रेंट है लीफ के अंदर, एक हम रिकॉर्ड करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, कितनी डेवलपमेंट हो रही है, एक्टिविटीज़ हैं, तो सारी चीज़ों तो ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है, इसका आंसर होगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 23, यूटिलाइजेशन ऑफ द नॉन इकोनॉमिक पार्ट, यूटिलाइजेशन ऑफ नॉन इकोनॉमिक पार्ट ऑफ द क्रॉप्स फॉर प्रोटेक्शन और सॉइल इम्प्रूवमेंट। ठीक है भाई, फसल जो होती है, क्रॉप जो होती है, उसके जो नॉन इकोनॉमिक पार्ट होता है, जैसे ब्रांचेस हो गए, डंटल्स हो गए, इनका यूज करके क्रॉप मैनेजमेंट करना है। एक प्रकार से जो अवशेष होता है, रेसिड्यूल्स होता है, उसका यूज करके, तो उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट। क्या बोला जाता है उसे, क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट उसे कहा जाता है। ठीक है, द प्राइमिंग इन टोबैको इज रेफर्स, प्राइमिंग क्या होती है, टोबैको, टोबैको के अंदर जो प्राइमिंग होती है क्या होती है, तो लीफ को, हार्वेस्टिंग को क्या कहते हैं, टोबैको के अंदर जो हार्वेस्टिंग प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो रिमूवल ऑफ द लीव्स। ठीक है, रिमूवल ऑफ लीव्स को क्या बोलते हैं, तो आंसर द प्राइमिंग ऑफ टोबैको इज रेफर्स टू द रिमूवल ऑफ लीव्स। क्लियर है, पत्तियों को हटाना मतलब हार्वेस्टिंग प्रकार से है ना, ये सीक्वेंस याद रखेंगे आप, टॉपिंग, ठीक है, एक होता है डीसकरिंग, टॉपिंग के बाद क्या होता है डीसकरिंग, डीसकरिंग के बाद हो गया अपना प्राइमिंग, और प्राइमिंग के बाद करते हैं वो क्यूरिंग, क्या करते हैं हम, क्यूरिंग। ये एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्जीनिया टोबैको क्यूर है ना, किस प्रोसेस के द्वारा करते हैं, तो ये आंसर है फ्लू क्यूरिंग करते हैं ना, ऐसे उनको हवा में ऐसे टांग दिया जाता है ऊपर, लीव्स को ऐसे, बड़ी बड़ी लीव्स को ऐसे। ठीक है, यहाँ पर ड्राई एयर के द्वारा, नीचे ड्राई एयर होती है, तो ड्राई एयर से उनको सुखाया जाता है। ठीक है, इनके मॉइस्चर को रिमूव करना, क्यूरिंग का मतलब होता है मॉइस्चर को रिमूव करना, क्यूरिंग का मतलब क्या होता है भाई, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर। ठीक है, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, क्यूरिंग का मतलब क्या होता है, मॉइस्चर को रिमूव करना। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द ब्रेकडाउन ऑफ नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट बाय बैक्टीरियल एक्टिविटी इज नोन एज। ठीक है, मतलब ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है ना, NO2 माइनस, ठीक है, NO2 माइनस और अपना NO3 माइनस, ये क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन। ठीक है, अल्टीमेटली ये N2 गैस और N2 के रूप में लॉस हो जाते हैं, इसे बोलते हैं हम डीनाइट्रिफिकेशन। क्या कहते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन बोला जाता है। ठीक है, ब्रेकडाउन होना, नाइट्रेट और नाइट्राइट्स का ब्रेकडाउन होना इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस या N2 के रूप में, इसे बोला जाता है डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, नॉट इज नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, मतलब टूट जाना, लॉस होना नाइट्रोजन का। ठीक है, आपको पता है इंडिया के अंदर बहुत होता है डीनाइट्रिफिकेशन, लॉस होता है कि नहीं, बिल्कुल। चलिए, कलेक्टिव फार्मिंग सिस्टम में तो ओरिजिनेटेड, कलेक्टिव फार्मिंग जो होता है कि शामिल है ना, सामूहिक प्रकार की खेती जो होती है इंडिया के अंदर है ना, तो आपको याद रखना ये सोवियत संघ है ना, रूस जो है वहाँ से, सोवियत है ना, सोवियत यूनियन मतलब रूस से स्टार्ट हुआ है कलेक्टिव फार्मिंग। चलिए, द कल्टिवेटेड स्पीसीज ऑफ राइस, राइस की दो कौन कौन सी कल्टिवेटेड स्पीसीज होती हैं, एक होती है ओराइजा सटाइवा, एक होती है ओराइजा ग्लिवेरिमा। ठीक है, ये दो होती है, ओराइजा सटाइवा, ओराइजा ग्लिमा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। टोटल 24 स्पीसीज होती है, इसमें से 2 कल्टिवेटेड होती है, हाँ है ना। अब उस ओराइजा सटाइवा की 3 होती है सब स्पीसीज, इंडिका, ठीक है, जैपोनिका और जैवोनिका, ये 3 होती है, हाँ या ना, जैवोनिका। क्लियर है, चलिए ये 3 होती है। नेक्स्ट, द मिरेकल प्लांट यूजफुल फॉर द फ्यूल, फोडर एंड मैनुअर। ठीक है, ऐसा कौन सा प्लांट है जो फ्यूल, ठीक है, और फोडर और मैनुअर तीनों के लिए, तो आंसर है, इसका आंसर होता है, ठीक है, ल्यू है ना, ल्यूकेसिना। ठीक है, और बात समझे, ल्यूकेसिना, ये जो प्लांट होता है ना, इसको बोलते हैं हम रिवर टैमरिंड। क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, ल्यूक्यूसियाना, ल्यूकोसेफेला, रिवर टैमरिंड, इसे ये बोलते हैं हम रिवर टैमरिंड। एक प्रकार का इमली टाइप प्लांट होता है, ये तीनों मिरेकल प्लांट कहलाता है, यूजफुल फॉर द फ्यूल, फोडर एंड मैनुअर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस। शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहाँ करते हैं, नॉर्थ ईस्ट हिमालय रीजन के अंदर। कहाँ किया जाता है, नॉर्थ ईस्ट हिमालयन रीजन के अंदर किया जाता है। ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश में भी करते हैं, जिसको हम वेवार, ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर वेवार या दहिया कहते हैं, है ना, शिफ्टिंग, या इसको अपन झूम कहते हैं। ठीक है, शिफ्टिंग या झूम कल्टीवेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, झूम कल्टीवेशन। मध्य प्रदेश में वेवार या दहिया कहते हैं। ठीक है, इसको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में पोडू, ठीक है, पोडू या पोंडू, ठीक है, ये कहते हैं। तो ये वाले नाम एग्जाम में पूछ लेते हैं, बेवार, दहिया, पोंडू, ऐसे बहुत सारे अलग अलग नाम है ना। उड़ीसा के अंदर डिफरेंट नाम है, मणिपुर के अंदर डिफरेंट नाम है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग उसको बोला जाता है। तो आई होप ये 30 क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे बहुत अच्छे से। तो दोस्तों समझ में आए बहुत अच्छे से। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं
तो अब अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बार सारी वीडियो देख लीजिए, MCQ है अभी रिसेंट अगर आपका एग्जाम है तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को बिल्कुल क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, जिससे वीडियो जो है आपको मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसकी। ठीक है, और आपको ऐसे ही जो प्यार और सपोर्ट है मेरे को ऐसे ही मिलता रहे। तब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।